Today we are here to discuss about the CET admission process. So basically देखो, जब आप कैप राउंड्स की बात कर रहे हैं, we have lot of confusions in a mind some people, ठीक है ना. सेंट्रलाइज जो एडमिशन प्रोसेस होता है आपका, कैप राउंड बोलते हैं अपन उसको. सो इसमें काफी सारे अलग अलग टाइप्स के डाउट रहते हैं. तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीक फ्रॉम माय साइड, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्पीच अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछे, मैं आपको अनम्यूट करके या फिर चैटिंग में आप लोग पूछ सकते हैं उसको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस साल जो आपका सारा ये कैप राउंड का प्रोसेस रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब कुछ कैसा रहेगा, ऑनलाइन रहेगा. ठीक है ना. क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा. मतलब कैसा, ऑल द वेरिफिकेशंस आल्सो विल बी डन ई वेरिफिकेशन. मतलब आपको पता है अब तक कैसा रहता था, देयर आर सम सेंटर्स विच वर गिवन, उसको बोलते हैं फैसिलिटेशन सेंटर्स. उसमें क्या होता है, आपको जा करके वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाना रहता था फैसिलिटेशन सेंटर पे, और वहां पर आपके वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके लेंगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे. ओके. और फिर जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तभी फिर से आपको एआरसी सेंटर को जाना रहता था. एडमिशन जो रिपोर्टिंग सेंटर रहता है ना, वो एआरसी सेंटर अलॉट किए जाते थे, और वहां पर आपको जाकर के एडमिशन जो भी आपको मेरिट लिस्ट में जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है उसको अगर कंफर्म करना है तो एआरसी सेंटर पे जाके रिपोर्ट करना था, अलोंग विद डीडी चेक लेकर के आपको जाना रहता है, मतलब डीडी निकालना. सो अभी इस साल सब कुछ कैसा रहेगा, ऑनलाइन रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन. सेकेंड थिंग, ई वेरीफाई किया जाएगा आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. सो फॉर दिस रीजन आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू कीप स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है ना. जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, उसका अच्छे से स्कैन कॉपी निकाल करके रखो, जिसको आपको अपलोड करने की जरूरत है. दूसरी बात, जो जेरोक्स होता है, जेरोक्स भी रखो, कम से कम 3 पेयर्स. ठीक है ना, ऑफ जेरोक्स. ठीक है ना. जेरोक्स के भी 3 पेयर्स तो कम से कम रखो. 3 पेयर्स में बोल रहा हूँ, रखो. सो ये तो था भाई, आपको करना क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, से इफ यू आर, जब एडमिशन हो रहा है आपका, प्रोसीजर जब चालू हो जाएगा, अभी तक तो एग्जैक्टली कब चालू हो रहा है डेट नहीं है ना. सो जब एग्जैक्टली प्रोसीजर चालू हो जाएगा तो सबसे पहला रहेगा डॉक्यूमेंट का अपलोड करना. ये प्रोसीजर चालू हो जाएगी, डॉक्यूमेंट अपलोड. जैसे मैं एक नोटिफिकेशन देख रहा था जिसमें वो जो आर्ट्स वाला सेक्शन रहता है ना, आर्ट्स सेक्शन रहता है, देखो तो वहां पर उनका शुरू हो गया था 5 दिसंबर से. अभी कुछ 7 दिसंबर तक कुछ तो उनको डेट दिया गया है. उसमें उनको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह करने थे. पर अभी सीईटी का नहीं आया है. मतलब जो एमएसटी सीईटी थ्रू जो इंजीनियरिंग या से बी फार्मेसी है, या इन कोर्सेज के लिए जाने वाले, ठीक है, इनका अभी तक नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया हुआ है. सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करना है आपको. ठीक है. जब पहले रजिस्ट्रेशन होगा आपका, किसके ऊपर, वेबसाइट कौन सी है पता है आपको, www.dte.maharashtra.gov, ठीक है ना, .in, ऐसा वेबसाइट है ना आपका. सो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिलते रहेगा, अपडेट्स भी यहीं पर मिलते रहेंगे. ओके. इसी के ऊपर आपको कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है इस वेबसाइट पे सारे नोटिफिकेशन जो भी आते हैं. सो इस वेबसाइट पे आपको क्या है, पहले तो रजिस्टर करना पड़ता है खुद को. रजिस्टर करके आपको एक क्या है, एक आईडी मिलेगा, आईडी और पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड मिलेगा. फिर इसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस चालू कर देते हैं वहां पर. ठीक है. जब डेट आएगा तब आप इसमें क्या करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसीजर शुरू करना है. तो कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह वहां पर लिखा हुआ भी रहता है. मैं भी बात करूंगा कि एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें सबमिट करना होता है एंड ऑल दोस थिंग्स. और पहले पेपर क्लियर रखो अपने पास सारे. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, भले ये चीज थोड़ी सी सिंपल है, बट छोटी सी भी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान करके दे सकती है. छोटी सी भी गलती, यू कांट अफोर्ड
क्योंकि मैंने हर साल कुछ ना कुछ एक दो स्टूडेंट्स में देखता हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा डेट वगैरह डालना है तो गड़बड़ में कुछ तो अलग ही डेट पड़ गया और फिर सर मैंने देखा ही नहीं, मैंने बर्थ डेट गलत डाला था। भाई क्या करे, अभी तुमने डाला है उसमें, फिर वो अननेसेसरी हेडेक होता है, फिर वो वेरिफिकेशन में आपका नाम आएगा वगैरह। सो जस्ट टू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स वी आर डिस्कसिंग एंड बी केयरफुल ऑफ ऑल दोस एस्पेक्ट्स। फिर है देखो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, डॉक्यूमेंट्स भी बात करेंगे, पहले तो मैं बात कर रहा हूँ एलिजिबिलिटी की। आपकी ये डॉक्यूमेंट अपलोड चालू कर देंगे तो उसमें क्या क्या रखना है वो एलिजिबिलिटी के साथ साथ ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो आपने क्या करा हुआ रहना चाहिए आपने एचएससी का एग्जाम दिया हुआ रहना चाहिए, राइट। एचएससी का एग्जाम दिया हुआ रहना चाहिए या फिर एमएचटी सीईटी का एग्जाम दिया हुआ रहना चाहिए, स्कोर आपके पास है, इसका स्कोर आपके पास है। और एमएसटी सीईटी को और में क्या है, जेई का भी चलता है, ठीक है। जेई थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बट मैं बताऊंगा इसमें भी क्या दिक्कत है। जेई मेंस का भी आपको, आपके पास अगर स्कोर है तो भी आप इस कैप राउंड में बैठ सकते हैं। बट क्या होता है, महाराष्ट्र सीईटी का जो है उससे आप सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अप्लाई कर सकते हैं, बट जेई का स्कोर से आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जेई का जो स्कोर रहता है वो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई नहीं होता है, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते उसको यूज करके। कोई भी प्राइवेट कॉलेज रहेगा ना, अच्छा, अगर सपोज प्राइवेट कॉलेज से महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में आई थिंक एसपी कॉलेज है, केजे सोमैया है, पुणे में वीआईटी कॉलेज है, ठीक है ना, या फिर पुणे के भी और सारे पीआई सिटी कॉलेज, बहुत सारे जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज, ऑल गुड प्राइवेट कॉलेज, उसमें आप जेई का स्कोर से भी अगर आपका अच्छा स्कोर है तो यू कैन अप्लाई देयर, राइट, यू कैन अप्लाई देयर। पर मैं बात कर रहा हूँ अभी एमएसटी सीईटी की खास करके, तो इसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज को अप्लाई करना है तो सीईटी का ही स्कोर रहता है, बेटर रहेगा। अगर उसमें जैसा ऑप्शन रहता है, देखो कि दोनों आप डाल रहे हैं, इसका कुछ अलग सा फीस रहता है, ओपन कैटेगरी तो कुछ 800 फीस रहता है या फिर 600 रुपीज फॉर कैटेगरीज, कास्ट अगर है तो रिजर्वेशन, तो उनको ऐसा फीस रहता है जेई मेन से, दैट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। दूसरी बात, अब आगे जाते हैं, ये तो हो गया भाई इतना आपके पास रहना चाहिए, बराबर, सीईटी दिया हुआ रहना चाहिए या फिर बोर्ड्स का एग्जाम दिया हुआ रहना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी कैसी है, एलिजिबिलिटी इसमें एचएससी के बोर्ड के एग्जाम में मिनिमम 45% मार्क्स एक्सपेक्टेड है आपको। आपने या तो एचएससी करा हुआ रहना चाहिए या फिर बीएससी करा हुआ रहना चाहिए, है ना। इक्विवेलेंट एग्जाम्स जो रहते हैं वो ब्रोशर में आता है, ये देखो हर साल। सो एटलीस्ट 40%, 45% फॉर ओपन कैटेगरी एंड 40% फॉर से शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड जो ये रहते हैं क्लास कास्ट रहते हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन में, ठीक है ना। तो ओपन कैटेगरी के लिए फिर 45% है भाई। ये एक बेसिक क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी मैंने बात की। अब इसमें 5 टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं, देयर आर टाइप 5 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर इन द कैटेगरी टाइप ए कैटेगरी। 5 टाइप्स के स्टूडेंट मिलते हैं आपको, जहां पर आप अपना कैंडिडेट का जो टाइप है, टाइप्स ऑफ कैंडिडेट, तो इसमें 5 टाइप रहेंगे। उसमें से पहला टाइप जो रहता है, जो आप इसी यूनिवर्सिटी या फिर महाराष्ट्र में बॉर्न, सपोज मान लीजिए महाराष्ट्र में बॉर्न है, मतलब आपके पास 10th का 12th का, ठीक है ना, जो आपने पास आउट हुए हैं 10th एंड 12th बोथ इन महाराष्ट्र, ठीक है ना, और आपके पास इधर ही का डोमिसाइल भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो निकाल के रखो, कंपलसरी है हर एक को बंदे को, ठीक है ना। डोमिसाइल भी आपके पास महाराष्ट्र की का ही है, ओके। यू आर बोर्न इन महाराष्ट्र, बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है आपका, ये सब कुछ मतलब एवरीथिंग आपका सारा कुछ महाराष्ट्र में ही हुआ है। देन यू आर इन अ टाइप ए कैटेगरी, तो आपको टाइप ए कैंडिडेट में सिलेक्शन करना है जब आप फॉर्म भरते हैं तब, ठीक है। टाइप ए कैटेगरी में रहेंगे आप, इज दैट क्लियर। टाइप बी की बात करूं मैं यहाँ पर, टाइप बी कैंडिडेट कौन रहता है, सपोज मान लीजिए आपने क्या किया, 10th महाराष्ट्र में किया, 12th बाहर जाके किया कहीं तो, ठीक है ना, 10th महाराष्ट्र में 12th बाहर जाकर के किया है, ठीक है। या फिर सपोज मान लीजिए
आपका दोनों आउटसाइड हुआ है बट यू आर बोर्न इन महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र के बाहर किया बट यू आर बोर्न इन महाराष्ट्र, ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसे केस में फिर भी महाराष्ट्र का अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर रखा हुआ है, ठीक है ना, से 10th इन स्टेट, 12th बाहर, या फिर से मान लीजिए 10th एंड 12th दोनों बाहर हैं, बट you have domicile certificate here, ठीक है ना, बट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन द महाराष्ट्र, तो आपको ये टाइप बी कैटेगरी में भरना होता है, ठीक है। या फिर से टाइप सी रहता है, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ इसको, ये ज्यादा वैरायटी नहीं रहती इसकी। अगर आपके फादर या मदर और फादर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, फिर जो जैसे पंजाब नेशनल बैंक आती है उसमें कोई एम्प्लॉय है, सर्टिफाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है वो आपका, तो आपके पास इसके लिए एक अलग सा प्रोफार्मा फॉर्म भी रहता है, प्रोफार्मा फॉर्म फिल करना होता है आपको अलॉन्ग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब प्रूफ। इसका जो अपॉइंटमेंट लेटर रहता है, आपका जो कैप राउंड शुरू होने से, या सॉरी आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था उसके पहले अगर आपका इधर ज्वाइनिंग हुआ है तो ऐसे, तो प्रोफार्मा फॉर्म फिल करना और इसका एक प्रूफ दिखाना अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स, ये टाइप सी कैटेगरी में आते हैं। इसका अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप कर सकते। टाइप डी कैटेगरी का स्टूडेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट से, इसको भी वैसे ही प्रोफार्मा सर्टिफिकेट लगता है अगर स्टेट गवर्नमेंट में ही आपको इंटर यूनिवर्सिटीज ट्रांसफर हुआ है, सपोज मान लीजिए आप होम यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होम यूनिवर्सिटी और आउटसाइड यूनिवर्सिटी में आते कि नहीं आते, क्योंकि होम यूनिवर्सिटी में अगर आप है, मतलब सपोज मान लीजिए अभी आप लातूर डिस्ट्रिक्ट में है, तो लातूर का एसआरटीएम यूनिवर्सिटी आता है, तो पूरा लातूर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी एसआरटी यूनिवर्सिटी के अंडर है उसके सारे कॉलेजेस में आपको 70% ये रहेगा, मतलब जो रिजर्वेशन है, तो 70% अमंग्स द ऑल सीट्स उसमें आपको एडमिशन मिलता है, मतलब आपके चांसेस होम यूनिवर्सिटी में कॉलेज मिलने के ज्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर आपने सपोज मान लीजिए मैं लातूर का रेसिडेंट हूँ और मुझे जाना है पुणे यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको 30% कोटा में एडमिशन मिल रहा है, आर यू गेटिंग दैट। या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या फिर कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं आप, शिवाजी यूनिवर्सिटी से है आपको पुणे यूनिवर्सिटी में जाना है, तो यू आर दिस इज इंटर यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट होम यूनिवर्सिटी, तो उसको 30% ही मिलेगा, राइट। देखो यहाँ पर मिलेगा होम यूनिवर्सिटी अगर है, ठीक है ना, तो फिर आप 70% है कोटा आपका, ठीक है ना, 70% ऑफ द सीट्स आर अलॉटेड फॉर यू, एंड इफ यू आर ऑप्टिंग अ कॉलेज फॉर द से आउटसाइड यूनिवर्सिटी, या फिर व्हाट वी कैन से अदर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, तो फिर आपको 30% ही ये मिलेगा, तो 30% सीट्स में से ही आपको मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक पार्ट इसमें एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, देखो इसलिए आपके पास ये टाइप ए कैटेगरी, टाइप बी कैटेगरी, या फिर टाइप डी में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अगर पिताजी है तो उसका भी सर्टिफिकेट, उसका भी प्रोफार्मा करे, या फिर टाइप डी के भी स्टूडेंट रहते, देखो टाइप सॉरी टाइप डी हो गया ना अपना, टाइप डी, और टाइप ई में भी एक रहता है, टाइप ई क्या रहता है पता है, टाइप ई मतलब उसमें अगर आप कर्नाटक बॉर्डर वगैरह पे है, ठीक है ना, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, एरिया जो रहते हैं अगर है तो वहां से भी कर सकते हैं, या सम ऑटोनोमस कॉलेज फॉलो दिस इंटरसिटी होम यूनिवर्सिटी एंड आउटसाइड यूनिवर्सिटी, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस को आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज करेक्ट, ओके। तो अगर ये किसी भी 5 कैटेगरी में आप नहीं बैठे तो फिर आप ओएमसी कैटेगरी में, आउटसाइड महाराष्ट्र कैटेगरी में समझे जाएंगे, ठीक है ना, आउटसाइड महाराष्ट्र कैटेगरी में समझे जाएंगे। अच्छा मैं बात करूं अगर डॉक्यूमेंट्स की, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, सबसे पहला रहेगा एसएससी का मार्कशीट, ठीक है ना, एसएससी मार्कशीट ओरिजिनल का स्कैन कॉपी में बोल रहा हूँ, ओरिजिनल अपने साथ रखो, उसको स्कैन करके रखो। दूसरा एचएससी का मार्कशीट, ठीक है ना,
इसका भी मार्कशीट लगेगा आपके पास, स्कैन करके रखना है अभी से, ठीक है। या फिर HSC लिविंग सर्टिफिकेट, क्या बोला मैं, 10th का नहीं, HSC लिविंग सर्टिफिकेट, दिस इज बेटर, ठीक है। इसको ही रखना है आपको साथ में, मिला है आपके पास है। फिर है आपके पास जो भी आपने मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कोई भी एक नेशनलिटी का प्रूफ जो रहता है, देखो, ठीक है। पासपोर्ट भी रह सकता है उसमें, पासपोर्ट भी नेशनलिटी प्रूफ में आता है, ठीक है। डोमिसाइल, यही आपकी नेशनलिटी भी बोल के फंक्शन कर सकते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया हम लोग। और प्लस क्या है आपका कंपलसरी स्कोर कार्ड, जिस भी कोटा से, सीईटी से, जेई से आप अप्लाई कर रहे हो, उसका स्कोर कार्ड, ओरिजिनल जो स्कोर कार्ड आपको ऑनलाइन पे मिला है ना, वो वाला, ठीक है। और अगर आप सपोज मान लीजिए वो कोई टाइप बी सी डी ई, सॉरी टाइप सी डी ई में आ रहा है, तो उसका भी प्रोफार्मा भरा हुआ रहना चाहिए। दीज आर सम कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, उसका प्रोफार्मा भर के तैयार रखना है, ठीक है। अगर रिजर्वेशन में है आप, अगर रिजर्वेशन का अगर आपके पास उसमें से अप्लाई कर रहे हैं, तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है ना, वो रखो साथ में, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रखना है ना। और अगर SC और ST कैटेगरी का है तो, उसके अलावा अगर आप और आगे मतलब सपोज मान लीजिए वो NT1 NT2 NT3, तो उसका भी एक प्रूफ रहता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, NMC, नॉन क्रिमिनल है। प्लस और एक मैं बताऊं यहाँ पर सबके लिए ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया भाई, ठीक है। अगर आप डिफेंस कोटा में से आते हैं, आपके पिताजी का डिफेंस मिनिस्ट्री में है, ठीक है ना, तो उसका भी प्रूफ रखो, उसमें भी D1 D2 D3 रहता है, डेफ 1 डेफ 2 डेफ 3 ऐसा रहता है उसमें, ठीक है ना। तो उसको आप ब्रोशर में पढ़ के देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, वो समझ में आ जाए। या फिर PWD में आते हैं, मतलब फिजिकली कुछ चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। उसमें भी आप लोग मतलब अगर इसका सर्टिफिकेट है तो उसके लिए सेपरेट कोटा मिलता है आपको, ठीक है। डिफेंस के लिए सेपरेट कोटा है, तो बेटर इसी से अप्लाई करें, इसमें से आपको मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। और ओके, अब मैं जो बात करूंगा, देखो, TFWS नाम का एक स्कीम रहता है, ठीक है, जो लोग स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली वीक है, ठीक है ना। मैंने तो इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया भाई। मैं जब मेरे मतलब 12th 11th में एडमिशन ले रहा था, सो दैट टाइम माय स्कोर वाज गुड, तो उसमें क्या है, उसका एक अलग सा मेरिट लिस्ट लगता है। TFWS कोटा में से अलग मेरिट लिस्ट लगेगा अगर आपने आपका इनकम सर्टिफिकेट ज्वाइन किया, और बिगिनिंग में ही जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, तब बहुत अच्छी सावधानी बरतनी पड़ती है। एक बार ही चांस रहता है आपको ये भरने का। बिगिनिंग में अगर आपने TFWS को ऑप्ट कर दिया, तो क्या होता है, आपकी जनरल मेरिट लिस्ट तो रहेगी रहेगी, बट TFWS का भी एक मेरिट लिस्ट लगेगा, जिसमें आपको उसका भी रैंक पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है। TFWS क्या है, ट्यूशन फी वीवर स्कीम। मतलब सपोज जैसे मेरे समय की बात करूं, तो मेरे समय पे 96,000 वाज द फीस। मेरे को बहुत बड़ा लगता था ये अमाउंट तब, अभी भी लगता है वैसे। 96,000 वाज द फीस, एंड आई यूज्ड टू जस्ट पे 7,700 पर ईयर, ठीक है ना। बस इतना ही पे करना है मुझे। आई वॉज फ्रॉम ओपन कैटेगरी, ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं, बट मैं TFWS से एडमिशन लिया ना। इस मेरिट लिस्ट से अगर आप गए, ये किसके लिए होता है, काइंड ऑफ इकोनॉमिकली वीक पीपल, ठीक है। अगर अभी अपडेटेड के हिसाब से मेरे ख्याल से, अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट है, क्या, योर इनकम सर्टिफिकेट, अगर इनकम सर्टिफिकेट बिलो 8 लाख आता है, ठीक है ना, 8 लाख और बिलो 8 लाख, ठीक है ना, पर एनम, तब आपको ये TFWS में जा सकते हैं। प्लस उसके और भी एक दो डिटेल्स हैं, वो आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में देखें, बट मेन कैटेगरी तो यही होता है। अगर ये इनकम सर्टिफिकेट आप अप्लाई करें TFWS से, मैं रिकमेंड करूंगा इसको भूलो मत जब भर रहे आप लोग। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है ना, सो बेटर, इफ योर फादर इज नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उतने बड़े लेवल के एम्प्लॉय, तो फिर आपके पास ये मतलब आसानी से मिल जाता है आपको। तो फिर आप ये इससे आप अप्लाई करो, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे भाई, अच्छी बात है, आपको सीट भी मिल जाएगी उससे। ये 5% कोटा रहता है,
ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट कॉलेज इज फिल्ड विद 30% सीट, ठीक है ना, पहले 30% सीट अगर भर गए उनके, तो फिर बचे हुए जो मतलब इसके आगे की जब भी सीट्स बनेंगी तो उसमें 5% कोटा TFWS को रखते हैं, उसमें भी गर्ल्स बॉयज रहता है, दैट इज अनदर स्टोरी। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये पूरा कैप राउंड का अपने को इन डिटेल पता रहना चाहिए, कोई भी मिस्टेक आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, याद रखना, ठीक है। और एक बार जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, आपके पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर आपको बाकी की तो डिटेल्स आपको बताइए, देखो आपका एक फोटो रहेगा, फोटो का स्कैन कॉपी रखो, सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर का स्कैन कॉपी उसमें अपलोड करना रहेगा, वो सारी चीजें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आ जाएगी। वो सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरते तब वो सब चीजें लगेंगी आपको, वो करके रखना पहले ही। ओके, सो अभी पहले अब तक इस साल क्या करेंगे उसका एकदम इन डिटेल उन्होंने किसी ने भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, पहली बात, ठीक है, इस साल क्या करेंगे, बट बोल रहे कि भाई 2 कैप राउंड होंगे, क्या बोल रहे, 2 कैप राउंड होंगे, ठीक है, वैसे तो 4 कैप राउंड होते हैं, ठीक है, 4 कैप राउंड होते, बट बोले 2 कैप राउंड होंगे, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट दे विल कीप इट हियर। और 100 ऑप्शंस रहते थे ना, आपको जब चॉइस फिलिंग करना होता था 100 ऑप्शंस रखने रहते हैं। सो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक बेसिक लेवल का स्टडी करके रखो पहले ही, ध्यान दीजिएगा। ये अब तक जो डिस्कशन किया वो तो क्या था, अपने को डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं, या फिर मेरा क्या कैटेगरी हो सकता है, ठीक है ना, वो सारा डिस्कशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल जब आप ऑप्शन फिलिंग कर रहे हैं, जब मतलब मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो गई, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पहले आता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, ये जब डिक्लेयर हो गया, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद राउंड चालू होंगे, उससे राउंड्स और मेरिट लिस्ट के बीच में क्या है, आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है ना, सो चॉइस फिलिंग करना है। तो मोस्टली तो बोले 2 कैप राउंड रखेंगे, बट इट इज नॉट एट ऑल फिक्स राइट नाउ क्या करना है एग्जैक्टली। अब तक जो रहता था वो रहता था 100 ऑप्शंस रहते थे, भरना था आपको, और फिर जब उसमें से कोई एक कॉलेज मिल जाता है तो ARC सेंटर को जाकर के आपको रिपोर्ट करना रहता था। सो लेट्स सी अभी ऑनलाइन में ये कैसा वर्क करेगा, फिर अभी फर्दर नोटिफिकेशन के लिए मैंने तो बोला ना, वेबसाइट पे आप लोग देखते रहिएगा उस वेबसाइट को, ठीक है, बिगिनिंग में जो बोला DTMaharashtra.gov.in। ऑप्शन फिलिंग करते समय मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात क्या, कि जिस सीक्वेंस में आप लोग भरने वाले वो पहले ही दिमाग में रखो, सीक्वेंस सबसे ऊपर ऐसी ही ब्रांच डालना जो आपको आसानी से नहीं मिलने वाली है। क्या बोला मैंने, जो आसानी से नहीं मिलने वाली है वही ब्रांच से ऊपर डालने हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन भरने होते हैं, आपको पूरे 100 ऑप्शन भरने, तो मेरे ख्याल से तो देखो वही पहले 25 ऑप्शन ऐसे रहने चाहिए जो आपकी ड्रीम थे, ड्रीम, ठीक है ना, मिल गया तो मतलब क्या है, सोने पे सुहागा हो गया, ऐसे वाले रखना है। उसके बाद में फिर आपके रियल लाइफ के चालू हो जाएंगे, मतलब आपकी रैंक के हिसाब से, रैंक जब आता है तो सब कुछ क्लियर होता है, तो रैंक के हिसाब से जो भी लगता है वो यहाँ पर रखे, राइट, उसके बाद में डालें। क्यों पता है, क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए आपने बिगिनिंग में ही 100 ऑप्शंस जो थे उसमें से ही पहले वाला ही एकदम आसान डाल दिया, सपोज फिफ्थ ऑप्शन आपका जो था, 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑप्शन ही इतना आसान ऑप्शन डाला कि जो आपको आसानी से मिल भी सकता है, और ये रैंक तो आपकी है ही, यू डिजर्व फॉर दिस ब्रांच। तो इसके आगे जितने भी भरे थे ना आपने, वो सब कैंसिल कर देता है सिस्टम। इसके आगे वाले जितने भी भरे थे उसके बारे में सिस्टम नहीं सोचेगा, अभी इसके ऊपर वाले के बारे में ही सिस्टम सोचेगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ, सपोज मान लीजिए आपने क्या कर दिया था, बिगिनिंग में डाला था, फर्स्ट ऑप्शन में डाला था, से मान लीजिए COEP, COEP का CS डाला, फिर बाद में COEP का ही आपने IT डाला, फिर बाद में COEP का ही मैकेनिकल डाला, ऐसा कर दिया आपने, फिर 2 3 4 में डाला, सपोज मान लीजिए आपने क्या किया है, वालचंद कॉलेज में, वालचंद में CS डाला फिर से आपने। अब देखो सपोज इसके बाद में अब मैंने क्या डाला हुआ है, इसके बाद में मैंने डाला हुआ है से COEP का मेटलर्जी डाला हुआ है। अब COEP की मेटलर्जी की रैंक तो बहुत घट जाती है, और ये अगर आपको मिल गया और इसके बाद में आपने वालचंद मैकेनिकल भी रखा हुआ रहेगा ना, तो ये वालचंद मैकेनिकल कभी वो सोचेगा नहीं, अगर आपकी रैंक इसके साथ मैच करती है तो ये आपको अलर्ट हो जाएगा पहले राउंड में, और फिर बाद में आपके पास बस 3 ऑप्शन रहेंगे। मतलब फर्स्ट राउंड जब हो जाता है ना, ध्यान दीजिएगा,
फर्स्ट राउंड जब हो जाता है तो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, क्या पता है? फ्रीज, फ्लोट या फिर स्लाइड करना। तो ये क्या ऑप्शन है, ये थोड़ा सा मुझे समझाने दो। फ्रीज का मतलब है फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट राउंड में अगर आपको सपोज मान लीजिए सीओईपी का मेटलर्जी मिल गया, ये सी कैप राउंड फर्स्ट ही चल रहा था, तो उसमें मेटलर्जी मिल गया। अब या तो आपके पास ऑप्शन है फ्रीज का, मतलब मैं फ्रीज कर दिया, अभी कैप राउंड आगे वाले अटेंड नहीं करूंगा, या तो मैं इस सीओईपी मेटलर्जी को लूंगा, या फिर आई विल ड्रॉप ऑल कैप राउंड्स, मैं रिपीट करूंगा या फिर कुछ भी करूंगा, यू विल जस्ट गेट आउटसाइड। एक बार फ्रीज कर दिया तो जो मिला है वो लेना पड़ता है या फिर बाहर जाना पड़ता है कैप राउंड से, राइट? सो अच्छा, चलो ठीक है भाई, फ्रीज नहीं किया आपने। फ्लोट का ऑप्शन क्या होता है? फ्लोट का मतलब क्या है बताएं? इसके ऊपर जितने भी ऑप्शंस थे, सपोज ये फिफ्थ वाला ऑप्शन मिला मुझे, फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, तो इसके ऊपर जो 4 ऑप्शंस थे, इनमें से मुझे सेकेंड राउंड में कोई भी एक मिल सकता है। ये कैप 2 के लिए एप्लीकेबल है आपके लिए, इसके नीचे वाले कोई एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फ्लोट ऑप्शन जब सिलेक्ट करते हैं आफ्टर द राउंड ऑफ फर्स्ट राउंड, तो दैट मीन्स व्हाट, यू हैव जस्ट possibility of getting any branch out of this COEP, CS, IT, मैकेनिकल या फिर वॉल्सन का CS, इन 4 में से इसके ऊपर वाले से कुछ मिल सकता है आपको फ्लोट में। और स्लाइड क्या है? स्लाइड का मतलब क्या, ये पहले 3 ऑप्शन जो लिखे देखो मैंने, स्लाइड का मतलब क्या होता है कि कॉलेज वही रहेगा, सिर्फ ये जो मेटलर्जी ब्रांच मुझे मिला है उसके अलावा मुझे और कोई ब्रांच मिल सकती है क्या, वो मुझे नेक्स्ट सेकंड राउंड में पॉसिबिलिटी चेक किया जाए, वो स्लाइड ऑप्शन है। मतलब मुझे कॉलेज तो सीओईपी रखना है, बस उसमें सपोज सीएस, आईटी या मैकेनिकल में चेक करना है। अगर नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं, तो फाइनली ये आपको तो फिक्स ही है आपकी सीट, ठीक है ना? स्लाइड ऑप्शन अगर मैंने कर दिया तो क्या होता है, या तो आपको सीओईपी का सीएस, आईटी, मैकेनिकल पॉसिबिलिटी देखी जाएगी, या फिर फाइनली आपको बोला जाएगा नहीं भाई आपको ये मेटलर्जी ठीक है, तो आप वही ले लो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? So this is how this float, freeze and slide option works. Freeze मतलब पूरा बाहर निकल जाना, या फिर जो कैप राउंड फर्स्ट में मिला है वही ले लेना। फ्लोट मतलब आप उसके ऊपर वाले जो भी ऑप्शन फॉर्म है, मान लीजिए आपका 50 ऑप्शन थे और 50 में से 23rd ऑप्शन में आपको सिलेक्ट हुआ है फर्स्ट राउंड में, तो फर्स्ट 22 जो थे ना, फर्स्ट 22 ऑप्शंस जो थे ना, उसके लिए आप सेकेंड राउंड में एलिजिबल रहते हैं, किसमें? फ्लोट ऑप्शन में। और अगर स्लाइड बोला तो फिर जो 23rd ऑप्शन का कॉलेज था, उसी कॉलेज में जो भी ब्रांचेस है अलग अलग, वो जो आपने भरे हैं ऊपर, उसमें से अगर कुछ मिल सकता है तो वो स्लाइड में से मिलेगा। सो दिस इज फ्लोट, फ्रीज एंड स्लाइड ऑप्शन, ठीक है? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट्स ऑफ योर आर क्लियर इन दिस डिस्कशन। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, मैंने तो सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जो जनरली पढ़ते हैं डाउट्स, है ना? अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो लेट मी आंसर दीज, प्लीज आस्क। फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो जेंडर पूछा जा रहा है, उसमें से क्लियर हो जाएगा कि ये गर्ल्स ये बॉयज, तो वो कैप राउंड ही अलॉट करेगा, गर्ल्स का उसके हिसाब से अलॉट करे जाएंगे, बॉयज का उसके हिसाब से अलॉट करे जाएंगे, ठीक है? सर और एक डाउट है, वो जो 100 ऑप्शंस फिल करने हैं ना, वो कंपलसरी 100 ही फिल करने, लाइक कम नहीं कर ऐसा सकते कुछ फिर? नहीं है। अगर आपको कोई एक, मान लीजिए मुझे पक्का पता है कि मुझे वालचंद का आईटी लेना है, तो आप बस वहां तक फिल करिए, बाकी के नहीं भरे तो भी चलेगा, कंपल्सन नहीं रहता है, बट इट इज सेफ एंड बेटर टू फिल द फॉर्म, ठीक है ना? इसलिए सर तो मैंने और बोला ना, जो 100 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, उसमें से पहले 20-25 तो ऐसे भरे जो कि आपके बहुत बड़े ड्रीम ऑप्शंस थे, ठीक है? उसके बाद ही आप लोग क्या है, आपके ओरिजिनल जो आपको सच में मिल सकता है उसके हिसाब से भरे। तो एक सर 50 और ऑप्शन भी भरेंगे तो ठीक है। हाँ सर, और जो ऑप्शन फॉर्म होता है ना, अभी फर्स्ट राउंड के बाद नेसेसरी है ना वापस सेकेंड राउंड के टाइम भरना है, लाइक उसी को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं ना, मतलब आगे? या मैं 3 ऑप्शंस बताए ना आपको, ये फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शन। एक बार आप जो ऑप्शन फॉर्म भरा है, लिंक किया, वही कंटिन्यू होता है सेकंड और थर्ड राउंड में। सर और अगर Getting मतलब this? एक पर्टिकुलर वही कॉलेज वही है, कंटिन्यू। हाँ सर, सपोज एक पर्टिकुलर कॉलेज है और वहां पे मतलब कुछ कुछ कॉलेज में शिफ्ट्स होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, मतलब उनका टाइमिंग सेम ब्रांच के, तो बराबर। उसमें वो अलग ऑप्शन होता है या एक ही के लिए कॉलेज? नहीं, उसका कट ऑफ अलग अलग लगता है।
ऑप्शन अलग रहेगा, बराबर है। वो आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते समय दिखेगा आपको वो चीज। हाँ हाँ, मतलब डिफरेंट ऑप्शन हो गए उसके, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। शिफ्ट वन का अलग कट ऑफ रहेगा, शिफ्ट टू का अलग कट ऑफ। जैसे वीआईटी रहता है देखो पूना में, उसमें मैंने दिखा था शिफ्ट है उसमें, है ना। सर तो मतलब वो उसका ऑप्शन कट फॉर्म में ऑफ भी भी उसका अलग अलग। अलग होगा। यस लाइक यस यस। हाँ, और एक लास्ट डाउट था, वो जो स्कैन कॉपी हम करेंगे ना, उसका अलग अलग साइजेस होते हैं, तो कौन से साइज में कर सकते हैं, मतलब MB नहीं नहीं लाइक। नहीं, साइज अलग नहीं, हाँ वही तो। तुम scan करके हो पहली बार, और जब आप अपलोड करते हैं ना, तो वहां पर वो बोलेगा कि इतना साइज का चाहिए। तो जो तो आपके पास PDF स्कैन के कॉपी है फॉर्म। उसको आप पेज में जा करके मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो PDF के फॉर्म में साइज हम लोग रिडक्शन कर या फिर सकते हैं ना, हाँ मतलब रख पीडीएफ, सकते हैं ना स्कैन करके। इमेज फॉर्म में रखने का, जेपेग फॉर्म में हाँ हाँ, वो JPG। हाँ जेपीजी, यस। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स हैज एनी डाउट, अदर डाउट? देखो छोटे से डाउट रहते हैं बट बहुत सारा टेंशन देके जाते हैं अपने को माइंड में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बेटर डिस्कस कर लेते हैं। किसी का और कुछ है डाउट? सर मेरा ही है। वो जो इस टाइम ARC पे भी वो रिपोर्टिंग ऑनलाइन ही होगा या वहां जाके करना पड़ेगा? यही तो, अभी तक कोई भी ऐसा मेंशन नहीं किया है, बस इतना मैंने सुना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ई होने वाला है, मतलब ऑनलाइन ही होने वाला है। तो अगर फाइनल होने के बाद एआरसी पे जाना है कि नहीं जाना है, वो अभी कुछ मेंशन ही नहीं किया है। ओके सर। मोस्टली ये भी ऑनलाइन रखेंगे वो लोग। और सर जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, लाइक वो नोटिफिकेशन आएगा ही साइट पे, लेकिन आप भी एक बार ग्रुप पे डाल दीजिए। क्या, श्योर श्योर, मैं हाँ बोलूंगा ना, क्यों नहीं हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। बोलूंगा। ओके भैया, बाकी के बन गए लगता है इंजीनियर डॉक्टर, तो कोई डाउट ही नहीं है, बस अच्छी बात है। सो शुड वी स्टॉप हियर देन? ओके, क्या बोल रहे हैं? इफ वी डू फ्रीज देन वी डायरेक्टली गो आउट ऑफ द कैप वन। यस, फ्रीज का मतलब क्या होता है बेटा, कि या तो तुम्हें जो फर्स्ट राउंड में मिला है ना उसको लेकर के बाहर चले जाओ, या फिर अब वैसे भी बाहर चले गए, ऐसा है। मतलब अगर कैप राउंड वन में जो आपको मिला है वो अगर आपको चूज करना है, तो आप फ्रीज करके वो चूज कर सकते हैं, या फिर everything just leave off then and go out of the cap round. Clear? If we float, our first round shift remains same, no? If we float, मतलब क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। You can unmute and speak. श्रुति का, श्रुति। देखो आप फ्लोट करते हैं तो इसमें क्या है, अगर आपको फ्लोट के बाद कुछ मिला नहीं, तो फिर जो है वही रहेगा आपका, जो फर्स्ट राउंड में मिल रहा है ना, वही आपको लेकर के शांत बैठना है। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ डाउट। हम्म। सर जो फर्स्ट राउंड के बाद जो आएगा ना अलॉटमेंट, वो कंफर्म करने के लिए ARC कंपलसरी जाना ही पड़ता है ना? मतलब अगर फ्लोट भी किया हमने सेकेंड राउंड के लिए, हाँ हाँ। तो नहीं, उसके अभी लिए। एआरसी जाने का जो कंसेप्ट है ना, ये अ, अभी इस साल ऑनलाइन भी रख सकते हैं, जैसे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रखा है, वैसे एआरसी जाने का जो कंसेप्ट है वो ऑनलाइन भी रख सकते हैं। हाँ अगर तो नहीं वही रखा है है तो फिर सर तो आपको फर्स्ट। आपके लेकिन नियरेस्ट एआरसी फर्स्ट पे जाना पड़ेगा। लेकिन सर फर्स्ट राउंड के बाद रिपोर्ट तो करना ही होगा ना कंपलसरी, ऑनलाइन हो या वॉट एवर, वो हाँ वहां पे। ऑब्वियसली, हाँ। हाँ हाँ। और सर वो सीट एक्सेप्टेंस फी होती है ना उस टाइम ARC पे, हाँ तो वो बराबर। कंपलसरी लाइक भरनी है ना, अगर हमने फ्लोट भी किया सेकेंड राउंड के लिए, तो हाँ फर्स्ट राउंड के टाइम रिपोर्ट yes, करने के बाद। हाँ बराबर। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। ठीक है भाई, काफी रिलेवेंट डाउट थे वैसे तो, दो तीन लोग के ही थे बट रिलेवेंट थे, तो इसी से लगता है बाकी सबको समझ गया। है ना, बाकी सबके डाउट्स भी क्लियर हो गए। राइट, सो कीप दिस एस्पेक्ट्स इन अ माइंड, और अगर फ्यूचर में कोई असिस्टेंस लगे तो पूछ लेना। सो आई थिंक
हो गया तो let's stop here then. Thank you all. Wish you all the best and wish you all the good luck for best of the college as per your marks. May your dreams come true. और जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो इन्फॉर्म कर लेना हमको कि सर मेरे को ये कॉलेज मिल गया, है ना? Fine. So let's stop here.